हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब हो गया ग्रामीण इलाकों की तरफ क्या करना, शासन करना। ठीक है, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरिया, और हिंदी में अगर आप समझना चाहो तो ग्रामीण इलाके। अब चैप्टर का नाम पता चल गया, चैप्टर नंबर पता चल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये पहले आपको मैं इस पिक्चर के बारे में बताऊं। ये आपको जो है ना, ये रॉबर्ट क्लीव हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव जो थे, इनको क्या बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल रही है। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें मुगल रूलर जो थे ना 1765 में, वो रॉबर्ट क्लीव को क्या कर रहे हैं, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी दे रहे हैं। ठीक है, दीवानी यानी कि एक ऐसा राइट था जिसमें वो क्या करते थे, अपनी रेवेन्यू जो थे ना वो जनरेट करते थे। क्योंकि मुगल अब रूलर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे थे, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे ना वो बहुत कमज़ोर थे। इसी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी दीवानी जो थी वो कंपनी वालों को दे दी। अब यहाँ पे क्या है, द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब कंपनी जो थी वो दीवान बन गई थी। देखिए यहाँ पे 12 अगस्त को यानी कि 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे ना, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था, बंगाल का दीवान बना दिया था उनको। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा ओकेजन हुआ था, और वो ओकेजन जो था ना वो रॉबर्ट क्लीव के टेंट में हुआ था, जिसमें कुछ इंग्लिश मैन थे यानी कि कुछ ब्रिटिशर्स थे, और इंडियंस जो थे वो उसके गवाह बने, विटनेस बने। बट इन द पेंटिंग बिलो, ये जो अभी मैंने आपको पेंटिंग दिखाई ना, यहाँ पे जो इवन है ये एक मैजेस्टिक ओकेजन दिख रहा है, एक बहुत बड़ा ओकेजन दिख रहा है, जिसमें बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो की गई हैं। लेकिन ये जो इवेंट था एक्चुअल में रॉबर्ट क्लीव के टेंट में ही हुआ था, जहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियंस थे, जो कि एज अ गवाह रहे, एज अ विटनेस रहे कि भाई हाँ, अब मुगल एम्परर ने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अपॉइंट कर दिया है। पेंटर जो थे, एक क्या था आपका, पेंटर जो था उसको कमीशन दी गई थी क्लीव के द्वारा, सो दैट कि वो इस क्लीव की लाइफ की ये मेमोरेबल इवेंट जो है इसको क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। जो ग्रांट थी दीवानी की वो क्लियरली ये शो कर रही थी कि मतलब ब्रिटिशर जो थे वो चाहते ही ये थे कि भाई उनको दीवानी जो है वो मिल जाए, और ये दीवानी जो थी उनको फाइनली मिल गई थी। अब आगे देखिए, एज दीवान जब कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जैसे कि ब्रिटिश कंपनी जो दीवान उनको मिल गया, दीवानी राइट्स उनको मिल गए, अब वो उनके कंट्रोल के अंदर पूरी मतलब टेरिटरी से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थी ना, वो उनके कंट्रोल के अंदर आ चुकी थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब कंपनी जो थी वो ये सोच रही थी कि कैसे लैंड का यूज़ किया जाए और कैसे उससे रेवेन्यू जो रिसोर्सेज हैं वो क्या किया जा सके, जनरेट किए जा सके, कैसे उससे पैसा कमाया जा सके। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब जब उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे ना, अब इस चीज़ का वो बेनिफिट भी उठा रहे थे, और साथ ही साथ में अब क्या हो रहा था, वो ये देख रहे थे कि जितने भी उनके खर्चे हैं, जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं ना कंपनी के, वो कैसे इस लैंड और इस रेवेन्यू मतलब इस लैंड से वो अपनी इस टेरिटरी से जो है वो अपनी क्या कर सकेंगे, खर्चे निकाल सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे क्या करने आए थे, यहाँ पे सिर्फ व्यापार ही करने आए थे। तो यहाँ पे यही बोला है कि एक ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। दैट मीन्स ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी, ये जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या कर रही थी, ये इंश्योर कर रही थी कि ये सिर्फ चीज़ों को क्या करेगी, खरीदेगी, बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड, यानी कि जो चीज़ों की उनको ज़रूरत होगी उनको ये क्या करेगी, खरीदेगी, और वही चीज़ों को ये मतलब बेचेगी जिनको मतलब जिनकी इनको चाहत होगी। दैट मीन्स जो ये चीज़ चाहते हैं उसी को खरीद सकेंगे, और जो ये चीज़ चाहते हैं उसी को ये बेच सकेंगे। बहुत सारे साल बीत के जो कंपनी थी, कंपनी कब से यहाँ पे आई हुई थी, मैंने आपको बताया ना 1600 में ये आ चुके थे, और 1765 में इनको दीवानी मिल गई थी। तो लगभग 150 ईयर्स हो चुके थे इनको इंडिया में आए हुए। तो क्या हुआ, बहुत सारे साल हो चुके थे इनको इंडिया में आए हुए, तो कंपनी जो थी उसको पता चल चुका था कि कौन सी चीज़ों से उनको नुकसान हो सकता है और कौन सी चीज़ों को उनसे बेनिफिट हो सकता है। बीइंग एन एलियन पावर यानी कि ये बाहर से आए हुए थे। इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड, और इनको पता था
कि अब हमें क्या करना है, उन कंट्रीज़ के, उन एरियाज़ के ऊपर, उन इलाकों के ऊपर, ग्रामीण इलाकों के ऊपर रूल करना है जहाँ पे राजा जो है वो अच्छी अथॉरिटी जो है उसको इंजॉय कर रहे हैं, उनका रुतबा जो है वहाँ पे अच्छा है, ठीक है। दोज हु हैड लेफ्ट लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। दैट मीन्स कि लोकल पावर के ऊपर भी कुछ राजा महाराजा जो थे वो रूल कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा तो दिया गया, उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो उनको पूरी तरह से ख़त्म करते तो लोग भाई उनको जो आम लोग थे वो ये सोचते कि भाई अब ये गोरे जो हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग जो हैं ये हमारा क्या करेंगे, हमारा मतलब अब ये हमारे ऊपर राज करने लगे हैं, तो फिर वो उनको राज नहीं करने देते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन राजाओं को वहाँ से हटा तो दिया लेकिन पूरी तरह से उनको ख़त्म नहीं किया, ठीक है, उनके रूल को ख़त्म नहीं किया। देन उसके बाद हाउ वाज दिस टू बी डन, और ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी जो थी उन्होंने कॉलोनाइज़ किया कंट्री साइड को, यानी कि ग्रामीण इलाकों के ऊपर अपनी कॉलोनीज़ जो थी उनको सेटअप किया, रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया और कैसे लोगों को अधिकार दिए गए, और कैसे क्रॉप्स वगैरह जो थी वो अपनी मर्जी के मतलब उनकी अकॉर्डिंगली ही उन्होंने क्या किया, फसलें वगैरह बोई। अब रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी को रेवेन्यू कैसे मिला, ठीक है, इसमें देखते हैं। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। कंपनी को अब दीवान राइट जो था वो मिल चुका था, लेकिन वो खुद भी अभी भी अपने आप को क्या समझती थी, प्राइमरी अपने आप को वो एक व्यापारी ही समझ रही थी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर व्यापार करने ही आए हुए थे। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब इनके पास हर एक चीज़ वो थी कि जिससे ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, वो चाहते भी थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो क्या कर सके, कमा सके, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का अभी कोई सिस्टम जो था ना, रेगुलर सिस्टम जो था असेसमेंट और कलेक्शन का, वो सेट नहीं किया था। अब आगे देखिए, द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क एज चीपली एज पॉसिबल। उनका मेन मोटिव क्या था, कंपनी वालों का मेन मोटिव ये था कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन और सिल्क के कपड़ों को ख़रीद सकें एज अ चीपली, यानी कि बहुत ही कम दामों में, वो मतलब पैसा वो खूब कमाए लेकिन जो ये सामान वगैरह वो यहाँ से ख़रीदते थे ना, इनको कम दामों में ख़रीदें, ठीक है। जैसे अगर उस समय पे 50 रुपये का कॉटन मिल रहा था, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो चाहते थे इस 50 में से भी वो सिर्फ 10 रुपये का ही कॉटन क्या करें, बाय कर सकें। तो वो यही चाह रहे थे, इनकम वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते थे लेकिन सामान वो कम दामों में ख़रीदना चाहते थे। विद इन 5 ईयर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो 5 सालों के अंदर ही जो गुड्स की वैल्यू थी, जो सामान की चीज़ें जो थी ना कंपनी के द्वारा, वो डबल होगी, यानी कि बंगाल के अंदर जो सामान कंपनी खरीद रही थी उनकी कीमत बढ़ चुकी थी। बिफोर 1865 से पहले जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, इंडिया के अंदर से सामान खरीद रही थी, और उस समय में वो क्या करती थी, उनको गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ब्रिटेन से ला के देती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो चुका था, रेवेन्यू जो बंगाल के अंदर से कलेक्ट किया जा रहा था उसमें क्या था, रेवेन्यू जो था वो ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, इनकम जो थी वो ज़्यादा आ रही थी, लेकिन सामान जो था वो क्या किया जा रहा था, कम दामों पे बेचा जा रहा था, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो पैसा कमाए लेकिन सामान जो वो यहाँ से खरीद के अपने देश में लेके जाना चाहती थी वो उनको कम दामों पे मिले। फिर क्या हुआ, सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल इकॉनमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। तो इस वजह से बंगाल की जो इकॉनमी थी ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें क्राइसिस देखने को मिले, क्राइसिस यानी कि बहुत सारी उनको इकॉनमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आर्टिसन जो थे, कलाकार वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया, विलेजेस को छोड़ दिया, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था वो अपने सामान को कम दामों पर बेचे कंपनी को, ठीक है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, कलाकार आर्टिसंस बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, गाँव छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे थे, क्योंकि कंपनी वाले लोग जो थे वो उनको क्या करते थे, फोर्स करते थे, उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे कि वो उनका सामान जो है ना वो कम दामों पे बेचें। पीजेंट जो थे वो भी ड्यूज़ यानी कि टैक्सेस वगैरह नहीं पे कर पा रहे थे, जो कि कंपनी चाहती थी, यानी कि कंपनी ने अगर चाहा कि 20% टैक्स जो है आपको हमें एग्रीकल्चर का देना होगा, तो वो 20% टैक्स जो था वो पीजेंट्स नहीं दे पा रहे थे, किसान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो भी वहाँ से भाग रहे थे। आर्टिसन प्रोडक्शन वाज ऑन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। आर्टिसन की जो प्रोडक्शन थी ना, जो कलाकार अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे वो मतलब बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि आर्टिसंस वहाँ से भाग रहे थे, वो बहुत काम करते थे लेकिन उनको उन काम का दाम जो था वो कम मिलता था, और एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन थी वो भी अब क्या होने लगी थी, कोलैप्स होने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी। सो क्या हुआ, 1770 में एक टेरिबल फेमाइन जो था ना, उस वजह से 10 मिलियन पीपल जो थे वो बंगाल के अंदर मारे गए। एक टेरिबल फेमाइन जो था, टेरिबल फेमाइन यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो था, सूखा जो था वो पड़ चुका था कहाँ पे, बंगाल के अंदर, जिसमें 10 मिलियन यानी कि 1
10 लाख लोग जो थे बंगाल के अंदर वो मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। दैट मीन्स कि उस समय पे 3 करोड़ पॉपुलेशन जो थी ना, सॉरी मैंने आपको 1 लाख बोला है, 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन दैट मीन्स के 1 करोड़। उस समय पे 3 करोड़ पॉपुलेशन थी कहाँ की, बंगाल की, और उस 3 करोड़ पॉपुलेशन में से 1 करोड़ पॉपुलेशन जो थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, ये देखिए ये एक पिक्चर बताई हुई है यहाँ पे, ये एक मार्केट जो है बंगाल के अंदर, एक मुर्शिदाबाद एक जगह है, वहाँ पे वीकली मार्केट लगती थी जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह जो थे वो क्या करते थे, बेचते थे। देन उसके बाद क्या था, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की, सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कि अभी आपने देखा कि फेमाइन जो था, बहुत बड़ा फेमाइन जो था वो देखने को मिला, जिस वजह से 1 करोड़ पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो चुकी थी, बंगाल की ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इकॉनमी जो थी ना वो खतरे में पड़ चुकी थी, और कंपनी जो थी ना अब वो कैसे पैसा कमाती, अगर इकॉनमी ही बंगाल की इकॉनमी ही खतरे में पड़ चुकी थी तो कंपनी ने पैसा कहाँ से कमाना था। सो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये मतलब महसूस किया कि वो क्या करेंगे, लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगी, एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर से पैसा भी क्या होगा, कमाया जा सकेगा। लेकिन ये चीज़ कैसे होती, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल था। तो 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन, यानी कि 20 साल तक इसके ऊपर डिबेट चलती रही, इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट चलती रही, और कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से सुनना, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नविल्स ने, चार्ल्स कॉर्नविल्स, ठीक है। सेटलमेंट अब इसमें क्या हुआ था, तो 1793 में ये सेटलमेंट जो थी ये कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। इस सेटलमेंट के द्वारा जो राजाज होते थे, जो तलुकदार जो थे, वो क्या थे, उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ज़मींदार। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी ना, उनको एज अ ज़मींदार जो था वो अपॉइंट कर दिया गया, और उनको बोला गया कि वो क्या करेंगे, पीजेंट से रेंट कलेक्ट करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, एंड पे रेवेन्यू टू द पेड पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। और जो उनको मतलब टैक्स पे करना पड़ता था ना, उसको फिक्स कर दिया गया, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। अब ये था कि अगर 20% आपको उनको टैक्स देना था, मतलब जो ये आपके पीजेंट्स थे इनको 20% टैक्स देना था, तो इनको पूरी ज़िंदगी 20% ही देना पड़ा। जो ये परमानेंट सेटलमेंट ये बनाया गया ना, ये जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793 में, इस सिस्टम के थ्रू ज़मींदार जो थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया, और उनको बोला गया कि आप क्या करो, पीजेंट से रेंट कलेक्ट करो और रेवेन्यू को पे करो, जो कि फिक्स्ड किया कर दिया गया था परमानेंटली, और उसको फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता था, ठीक है। फ्यूचर में उसको इंक्रीज़ करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू हम टैक्स जो थे वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे फ्यूचर के अंदर। ये कंपनी वालों ने ऐसा बोला कि हम जो आपसे टैक्स लेंगे वही टैक्स हम आपको पूरी ज़िंदगी आपसे लेते रहेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इस चीज़ से ये हो रहा था, कंपनी वालों को ये लग रहा था, कंपनी को ये लग रहा था कि इस वजह से कंपनी के कॉफर्स, कंपनी यानी कि खजाना वगैरह जो है कंपनी का, वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, अच्छे से बढ़ जाएगी, और उसी समय पे ज़मींदार जो है वो क्या करेंगे, अपनी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंस जो रेवेन्यू डिमांड थी स्टेट की वो इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन जो ज़मींदार थे ना वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रोडक्शन से क्या करते थे, लैंड से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लैंड्स के ऊपर पीजेंट्स, ज़मींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उन्होंने क्या किया, मतलब किसानों को लैंड अपनी दे दी, और उनको बोला कि भाई आप यहाँ पे काम करो, और उसके बदले वो उनको तनख्वाह देते थे, ठीक है। और उस लैंड का जितना भी मतलब बेनिफिट मिलता था, या जितनी भी मतलब उससे प्रोडक्शन होती थी, वो सारा का सारा उस चीज़ का बेनिफिट कौन लेता था, आपके ज़मींदार, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी इस सिस्टम से, वो देखिए। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था ना, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट की। कंपनी जो थी उसको अब ये बहुत जल्द पता चल चुका था कि ज़मींदार जो है ना वो क्या करेंगे, लैंड पे इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स लैंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनको इम्प्रूवमेंट लैंड के बीच में नहीं दिखेगी, और इससे पैसा नहीं कमा सकेंगे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था ना, ये बंगाल के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस सिस्टम के थ्रू जो आपके ऑफिशियल्स थे, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो थे, वो ये सोच रहे थे कि हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसमें ज़मींदार जो है वो अपनी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज़मींदारों ने कोई भी तरह का
जो था मतलब बेनिफिट नहीं लिया अपनी ज़मीनों से। उन्होंने अपनी ज़मीनें जो थी वो किसानों को दे दी और उन्होंने बोला कि भाई आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्या करो, खेती बाड़ी करो, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। और उनको तनख्वाह दे दी जाती थी। तो कंपनी वालों को ये बहुत ही जल्दी पता चल गया कि ज़मींदार जो है वो अपनी लैंड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और उनकी लैंड जो है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकेगा। देन उसके बाद क्या हुआ, द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। अब क्या हुआ, जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ज़मींदार जो थे वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। कोई भी इंसान, कोई भी ज़मींदारी जो था वो उसको पे नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे ज़मींदार जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड्स को ऑक्शन पे लगा दिया, उनकी बोली लगा दी, उनको बेच दिया और कंपनी को बेच दिया, ठीक है। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के पहले 10 सालों में सिचुएशन जो थी वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइजेस थे ना किसी भी चीज़ को लेके, वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे। और कल्टीवेशन जो थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसका ये मतलब था कि ज़मींदार की इनकम में इंक्रीजमेंट तो होने लगी, लेकिन कंपनी को कोई भी तरह का गेन, कोई भी तरह का प्रॉफिट जो था वो नहीं मिला, ठीक है। उनकी जो रेवेन्यू की डिमांड थी ना, अपने रेवेन्यू की डिमांड जो थी उनकी बढ़ाने की, वो भी क्या थी, मतलब उसमें भी उनको किसी तरह का गेन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू ये बोला था कि हम जो है मतलब आपका जो रेवेन्यू होगा या टैक्स जो मतलब वो पे करेंगे उसको बढ़ाया नहीं जाएगा फ्यूचर में कभी भी, ठीक है। अगर वो 20% है तो वो 20% ही रहेगा। तो लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वहाँ के जो कंडीशंस थी ना पैसों को लेके, वो मतलब उसके अंदर सुधार आने लगा, जिससे ज़मींदारों को तो फ़ायदा होने लगा, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होने लगा, लेकिन जो कंपनी के लोग थे उनको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ज़मींदार जो थे वो अभी भी अपनी लैंड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। कुछ जो थे उन्होंने अपनी लैंड जो थी वो इस सेटलमेंट के आने से पहले ही बेच दी, और कुछ जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि इसके ऊपर हक तो जो है वो कौन ले लेगा, पैसा जो यहाँ से भी कमाया जाएगा वो ऑफिशियल्स ले लेंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ले लेंगे। इसलिए हम उन्होंने ज़मींदारों ने अपनी लैंड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें जो थी ना वो टीनेंट्स को दे दी, टीनेंट्स यानी कि किराएदारों को दे दी, और उनसे क्या करने लगे, रेंट लेने लगे, ठीक है। तो क्योंकि वो अपनी लैंड्स के ऊपर ज़रा भी उनको किसी भी तरह का वो नहीं था कि मतलब इंटरेस्ट नहीं था। उनको पता था कि अगर हम लैंड्स के ऊपर कोई भी तरह की प्रोडक्शन करेंगे और अगर हमें उससे बेनिफिट मिल जाएगा तो उस बेनिफिट का मज़ा कौन लेगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स। दैट्स वाई उन्होंने अपनी लैंड्स के ऊपर इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो रेंट पीजेंट्स को देना पड़ रहा था ना वो बहुत ज़्यादा था, और हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। लेकिन क्या था, ज़मींदारों ने उनको लैंड तो दे दी किराए पे, अब वो उनसे काम ज़्यादा करवाते थे और बेनिफिट भी लेते थे। तो क्या हुआ, इस चीज़ से बहुत सारे किसान जो थे ना वो मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द, तो उस रेंट को किसान जो थे ना उन रेंट्स को, उन किरायों को पूरा करने के लिए वो मनी लेंडर से, मतलब बड़े बड़े सेठों से पैसा लोन पे लेने लगे। जब वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनको उनकी लैंड से निकाल दिया जाता था और उनकी कल्टीवेशन जो थी वो भी बंद करवा दी जाती थी, ठीक है, जब वो पैसा पे नहीं कर पाते थे। अब ये सिस्टम तो फेल हो गया। अब एक और नया सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उस सिस्टम का नाम क्या था आपका, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब यही यहाँ पे बोला गया है, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नया सिस्टम जो था वो डिवाइस किया गया, ठीक है, लाया गया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वर कन्विंस दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चार्ज अगेन। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर जो थे उनको ये लगा कि भाई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो तो नहीं चला, लेकिन अब हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू के सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक नया सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा। How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? कंपनी जो थी वो ये सोचने लगी कि अगर रेवेन्यू को फिक्स्ड कर दिया जाएगा, परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया जाएगा, तो कंपनी की ज़रूरतें आने वाले समय में जब उनको पैसों की और ज़रूरतें पड़ेंगी, उनके खर्चे जो हैं बढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या ट्रेड को लेके, तो उन खर्चों को कैसे पूरा किया जाएगा अगर हम जो है ये आपका परमानेंट जो है मतलब रेवेन्यू जो है वो परमानेंटली फिक्स कर देंगे। तो क्या हुआ, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में क्या हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। उसमें कौन था, उसमें था आपका
चार्ल्स कॉर्नवेलिस, ठीक है, जिसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चलाया था। अब ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ना, ये किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम जो था उसको लाया, कब? 1822 में। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. उनको ये था, वो ये सोचते थे कि विलेज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर, और इसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन के अंदर कलेक्टर्स जो थे, कलेक्टर जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, गांव-गांव जाके जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको क्या किया, उनकी डायरेक्शंस के अंडर कलेक्टर जो थे वो गांव-गांव जाते थे, वहाँ की लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, वहाँ की फील्ड्स को मेजर करते थे कि कितनी फील्ड है, और उसके रिकॉर्ड जो थे वो बनाते थे, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट राइट्स ऑफ ग्रुप्स जो थे, मतलब जो भी उन लैंड्स के ऊपर काम करते थे, उनका एक ग्रुप जो था उसको भी क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लैट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। ये जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग की जाती थी ना, इसका एक ही मोटिव था कि कैसे हम देख पाएँ कि कितना रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा हर एक विलेज से, यानी कि हर एक विलेज के अंदर कितना पैसा जो है वो एक विलेज जो है वो दे पाएगा। और विलेज को वहाँ पे महल बोला जाता था, ठीक है। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स। ये जो डिवाइस थी ना, इसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया, यानी कि एक ही बार जाके लैंड नाप ली, एक ही बार जाके इंस्पेक्ट कर ली लैंड, एक ही बार जाके फील्ड्स वगैरह जो थे वो देख लिए, इसको मतलब फिक्स नहीं किया गया। इसको क्या था, मतलब हर हफ्ते के, हर महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद इसको किया जाता था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। और जो चार्ज था ना रेवेन्यू को कलेक्ट करने का और पे करने का कंपनी को, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना विलेज से और उसको कंपनी को देना, ये किसको दे दिया गया? विलेज हेडमैन को, जो एक मतलब स्पेशल पर्सन होता था, उसको ये राइट दे दिया कि वो क्या करेगा, विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उसको कंपनी को जाके पे कर देगा, रेदर देन द ज़मींदार, ठीक है। मतलब ज़मींदार से भी वो क्या करेगा, पे करेगा। और इस सिस्टम को क्या बोला गया था, ये जो सिस्टम था इसको महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम बोला गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद एक और नया सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसको मोनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या था, थॉमस मूर, ये मद्रास के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1890 से 1826 तक क्या किया था, रूल किया था। अब इन्होंने क्या बोला कि इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, ठीक है, साउथ में ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे वो भी परमानेंट सेटलमेंट से, मतलब उस आइडिया से जो थे वो खुश नहीं थे, उससे आगे बढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने भी एक सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया, उस सिस्टम को नाम दे दिया गया रयतवाड़ी या फिर रयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu सुल्तान। अब यहाँ पे क्या था, ये सिस्टम किसने डिवाइस किया था या इम्प्लीमेंट किया था, ये किया था आपके अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड द थॉमस म्यूनरो, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये रॉयतवाड़ी सिस्टम जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उनका ये मानना था कि एक टीपू सुल्तान के साथ कुछ वॉर हुए थे, उस वॉर के दौरान उनकी कुछ एरियाज जो थे वो क्या कर लिए गए थे, कैप्चर कर लिए गए थे। तो सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस म्यूनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो ये सिस्टम जो था उनके द्वारा भी क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और इस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में क्या किया गया था, बढ़ाया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था। रीड एंड मुनारो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। उनका ये मानना था कि साउथ में कोई किसी भी तरह का ज़मींदार जो है वो नहीं पाया गया है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल द लैंड फॉर जनरेशंस। तो उन्होंने बोला कि जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि जो रायट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी लैंड्स को टिल्ड करते हैं, यानी कि जोते हैं, तो हमें उनसे किसी भी तरह का जो मतलब टैक्स वगैरह है वो इतना नहीं लेना पड़ेगा। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। उनकी लैंड जो है ना, उनकी जो फील्ड्स हैं, उनको मतलब अलग अलग जाके सर्वे करना पड़ेगा। मतलब एक रेवेन्यू असेसमेंट को वहाँ पर बनाने से पहले, एक सिस्टम को अप्लाई करने से पहले, हमें पहले उनकी ज़मीनें जो हैं वो अच्छे से देखनी पड़ेंगी। मुनारो जो था ना, वो ये सोच रहा था कि ब्रिटिश जो है वो पैटर्नल फादर की तरह एक्ट कर रहे हैं। पैटर्नल फादर यानी कि पापा की साइड से वो एक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपनी ही ज़मीन समझ रहे हैं, जो कि ये गलत चीज़ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, सेपरेटली जो है वो अलग अलग लैंड्स का क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, कोई भी रेवेन्यू असेसमेंट को बनाने से पहले। ऑलवेज नॉट वेल। अब इसमें क्या था कि विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। तो कुछ सालों के बाद जब ये नए सिस्टम जो थे ये इम्प्लीमेंट कर दिए गए,
तो ये सारे सिस्टम जो थे ये बिल्कुल ठीक नहीं थे। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हायर रेवेन्यू डिमांड। तो जिस तरह से वो इनकम अपनी जनरेट कर रहे थे, लैंड से वो इनकम लेते थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने क्या किया, रेवेन्यू की डिमांड को, मतलब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो टैक्स थे उनको भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसको पीजेंट जो थे वो नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पीजेंट जो थे वो उन रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे। कुछ जो थे वो भाग गए, जो मतलब कल्टीवेटर्स थे वो क्या कर गए, गाँव छोड़ के भाग गए, और कुछ जो थे वो क्या कर गए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर चले गए। और कुछ ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल जो थे उन्होंने ये इमेजिन किया कि ये जो नया सिस्टम है ना, ये क्या करेगा, पीजेंट्स को क्या कर देगा, अमीर बना देगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं ना, पहला कौन सा था आपका, आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था मालवाड़ी सिस्टम, और तीसरा आपका आ गया रायतवाड़ी सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम जो थे ये फेल हो चुके थे। इन सिस्टम्स को फॉलो इम्प्लीमेंट करने का ये मोटिव था कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे किसान जो थे, बहुत सारे ज़मींदार जो थे, बहुत सारे कल्टीवेटर जो थे वो अब गाँव छोड़ के भाग गए थे, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा था, बर्डन पड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हम यही यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए कौन कौन सी क्रॉप जो थी वो प्लांट की जाती थी। अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर सकूँ।